नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जहां हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत सफर पर, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर मानव सभ्यताओं की कहानियों तक। कुछ अनुच्छेदों में जीवन की उस पहली महान ग्रीष्म ऋतु मेसोजोइक काल की हरी भरी वनस्पतियों और झुंड में रहने वाले सरीसृपों का चित्र खींचा गया है। लेकिन जब डायनासोर गर्म घाटियों और दलदली मैदानों पर राज कर रहे थे और टेरोडैक्टाइल्स अपनी फड़फड़ाहट और संभवतः चीखों और टर्राहट से जंगलों को भर रहे थे, जब वे अभी भी फूल विहीन झाड़ियों और पेड़ों के गुनगुनाते कीट जीवन का पीछा कर रहे थे, इस प्रचुर जीवन के हाशिए पे कुछ कम विशिष्ट और कम प्रचुर रूप कुछ शक्तियां प्राप्त कर रहे थे और सहनशीलता के कुछ पाठ सीख रहे थे, जो उनकी जाति के लिए अत्यंत मूल्यवान साबित हुए जब अंततः सूर्य और पृथ्वी की मुस्कुराती हुई उदारता फीकी पड़ने लगी। जनजातियों और उछलते सरीसृपों की एक पीढ़ी, डायनासोर प्रकार के छोटे जीव प्रतिस्पर्धा और अपने शत्रुओं के पीछा करने से विलुप्त होने या ऊंची पहाड़ियों या समुद्र के किनारे ठंडी परिस्थितियों के अनुकूल होने के विकल्पों की ओर ढकेले जाते हुए प्रतीत होते हैं। इन संकटग्रस्त जनजातियों में एक नए प्रकार के शल्क विकसित हुए, शल्क जो लंबे होकर क्विल जैसे आकार में बदल गए और जो बाद में पंख के कच्चे सिरे में शाखाओं में बंट गए। ये क्विल जैसे शल्क एक दूसरे पर फैले हुए थे और एक ऐसा ऊष्मा अवशोषण आवरण बनाते थे जो अब तक मौजूद किसी भी सरीसृप आवरण से कहीं अधिक कुशल था। इस प्रकार उन्होंने उन ठंडे क्षेत्रों पर आक्रमण की अनुमति दी जो अन्यथा निर्जन थे। शायद इन परिवर्तनों के साथ साथ इन जीवों में अपने अंडों के प्रति अधिक चिंता भी पैदा हो गई। मौच में भी किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन जीवन के वृक्ष की इस शाखा की कुछ प्रजातियां अंडों की रक्षा करने और उन्हें अपने शरीर की गर्मी से गर्म रखने की आदत डाल रही थी। इन ठंडे के प्रति अनुकूलनों के साथ अन्य आंतरिक परिवर्तन भी हो रहे थे, जिन्होंने इन जीवों को, आदिम पक्षियों को, गर्म रक्त वाले और धूप सेकने से स्वतंत्र बना दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले पक्षी मछलियों पर जीवित रहने वाले समुद्री पक्षी थे और उनके अग्रपात पंख नहीं बल्कि पेंगुइन की तरह चप्पू थे। न्यूजीलैंड के कीवी नामक उस अजीब प्रादिम पक्षी के पंख बहुत ही साधारण किस्म के हैं और न ही वह उड़ता है और न ही उड़ने वाले पूर्वजों का वंशज प्रतीत होता है। पक्षियों के विकास में पंखों से पहले पंख आए, लेकिन एक बार जब पंख विकसित हो गए तो पंख का हल्का फैलाव बनाने की संभावना अनिवार्य रूप से पंख की ओर ले गई। हम कम से कम एक पक्षी के जीवाश्म अवशेषों के बारे में जानते हैं, जिसके जबड़े में सरीसृप के दांत और एक लंबी सरीसृप की पूंछ थी, लेकिन जिसमें एक असली पक्षी का पंख भी था और जो निश्चित ही उड़ता था और मेसोजोइक समय के टेरोडैक्टाई के बीच अपनी जगह बनाता था। फिर भी मेसोजोइक समय में पक्षी न तो विविध थे और न ही प्रचुर मात्रा में। अगर कोई इंसान टिपिकल मेसोजोइक देश में वापस जा सकता तो वह कई दिनों तक चल सकता और कभी भी पक्षी जैसी कोई चीज न देखता न सुनता। हालांकि उसे पत्तों और सरकंडों के बीच टेरोडैक्टाइल और इको की भरमार दिखाई देती। एक और चीज जो वह शायद कभी न देख पाता, और वह था स्तनधारी का कोई भी चिन्ह। संभवतः पहले स्तनधारी उस पहली चीज से लाखों साल पहले अस्तित्व में थे जिसे पक्षी कहा जा सकता था, लेकिन वे इतने छोटे, अस्पष्ट और दूर थे कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था। प्रारंभिक स्तनधारी प्राचीन पक्षियों की तरह प्रतिस्पर्धा और खोज से प्रेरित होकर कठिनाई भरा जीवन और ठंड के अनुकूल होने के लिए प्रेरित हुए। उनके साथ ही शल्क भी पंख जैसे हो गए और एक ऊष्मा धारण करने वाले आवरण के रूप में विकसित हुए, और उनमें भी परिवर्तन हुए जो प्रकार में समान लेकिन विवरण में भिन्न थे, जिससे वे गर्म रक्त वाले और धूप सेंकने से स्वतंत्र हो गए। पंखों के बजाय उनमें बाल विकसित हुए और अपने अंडों की रक्षा और सेने के बजाय उन्होंने उन्हें लगभग परिपक्व होने तक अपने शरीर के अंदर रखकर उन्हें गर्म और सुरक्षित रखा। उनमें से अधिकांश पूर्ण रूप से जीवित प्रजनन वाइविपेरस हो गए और अपने बच्चों को जीवित ही दुनिया में लाए, और अपने बच्चों के जन्म के बाद भी वे उनके साथ एक संरक्षक और पोषण संबंध बनाए रखते थे। आज अधिकांश स्तनधारियों के पास स्तन हैं और वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। 2 स्तनधारी अभी भी जीवित हैं जो अंडे देते हैं, हालांकि उनके पास उचित स्तन नहीं होते, लेकिन वे अपनी त्वचा के नीचे के पोषण स्राव द्वारा अपने बच्चों का पोषण करते हैं। यह है बत्तख बिल प्लेटिपस और एकिडना। एकिडना चमड़े जैसा अंडा देता है और फिर उसे अपने पेट के नीचे एक थैली में रखता है, और इस प्रकार उन्हें तब तक गर्म और सुरक्षित रखता है जब तक वे फूट नहीं जाते। लेकिन जिस तरह मेसोजोइक दुनिया में आने वाले किसी आगंतुक को एक पक्षी खोजने में कई दिन और हफ्ते लग सकते हैं,
उसी तरह अगर उसे ठीक से पता न हो कि कहाँ जाकर देखना है, तो वह स्तनपायी के किसी भी निशान की तलाश में व्यर्थ ही भटक सकता है। मेसोजोइक काल में पक्षी और स्तनधारी दोनों ही बहुत विलक्षण, गौण और महत्वहीन प्राणी लगते। सरीसृपों का युग अब अनुमान लगाया जाता है 80 करोड़ वर्षों तक चला। अगर कोई अर्ध मानव बुद्धि उस अकल्पनीय समयावधि में दुनिया पर नजर रखती होती, तो धूप और प्रचुरता कितनी सुरक्षित और शाश्वत लगती। डायनासोर्स की लोटपोट समृद्धि और उड़ने वाली छिपकलियों की फड़फड़ाती बहुलता कितनी आश्वस्त लगती। और फिर ब्रह्मांड की रहस्यमय लय और संचित शक्तियां उस अर्ध शाश्वत स्थिरता के विरुद्ध होने लगी। जीवन के लिए भाग्य का वह दौर खत्म हो रहा था। युग दर युग असंख्य वर्षों के बाद निस्संदेह रुकावटों और प्रतिगमन के साथ कठिनाइयों और चरम स्थितियों की ओर बदलाव आया। स्तर में बड़े बदलाव आए और पर्वतों और समुद्रों का व्यापक पुनर्वितरण हुआ। समृद्धि के लंबे मेसोजोइक युग के पतन के दौरान हम चट्टानों के अभिलेख में एक ऐसी चीज पाते हैं जो परिस्थितियों में लगातार जारी परिवर्तनों का बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, और वह है जीवित रूपों का तीव्र उतार चढ़ाव और नई और विचित्र प्रजातियों का उद्भव। विलुप्ति के बढ़ते खतरे के तहत पुराने क्रम और वंश विविधता और अनुकूलन की अपनी सर्वोच्च क्षमता दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए मेसोजोइक अध्याय के इन अंतिम पृष्ठों में अम्योनाई कई विलक्षण रूप प्रदर्शित करते हैं। स्थिर परिस्थितियों में नवीनताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, वे विकसित नहीं होती, उन्हें दबा दिया जाता है। जो अच्छी तरह अनुकूलित है वो पहले से मौजूद है। नई परिस्थितियों में सामान्य प्रकार ही पीड़ित होता है, क्योंकि नवीनता के जीवित रहने और खुद को स्थापित करने का बेहतर मौका हो सकता है। चट्टानों के अभिलेख में एक विराम आता है जो कई मिलियन वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ अभी भी एक पर्दा है, जीवन के इतिहास की रूपरेखा। जब ये फिर से उठेगा, सरीसृपों का युग समाप्त हो जाएगा। डायनासोर, प्लेसियोसोर और इख्तियोसोर, टेराडेक्टिल, एमोनाइट की असंख्य प्रजातियां और वंश सभी पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। अपनी विशाल विविधता के बावजूद वे विलुप्त हो चुके हैं और कोई वंशज नहीं छोड़ा है। ठंड ने उन्हें मार डाला है। उनकी सभी अंतिम विविधताएं अपर्याप्त थीं, वे कभी जीवित रहने की स्थितियां नहीं बना सके। दुनिया उनकी धैर्यशीलता से परे चरम स्थितियों के दौर से गुजर चुकी थी। मेसोजोइक जीवन का एक धीमा और पूर्ण नरसंहार हुआ है, और अब हम एक नया दृश्य, एक नई और अधिक दृढ़ वनस्पति और एक नया और अधिक दृढ़ जीव जंतु दुनिया पर छाए हुए पाते हैं। ये अभी भी एक उदास और दरिद्र दृश्य है जिसके साथ जीवन की पुस्तक का ये नया खंड शुरू होता है। साइकैड और उष्णकटिबंधीय शंकुधारी वृक्षों का स्थान अब बड़े पैमाने पर ऐसे वृक्षों ने ले लिया है जो सर्दियों में होने वाली नुकसान से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं, और अब फूलों वाले पौधे और झाड़ियां आ गई हैं। और जहां पहले सरीसृपों की बहुलता थी, वहां पक्षियों और स्तनधारियों की बढ़ती विविधता उनकी विरासत में शामिल हो रही है।